Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, BNSS हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 to 9 पूरे कर दिए हैं, ठीक है। हमने इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज मैं 230 सेक्शन 230 BNSS के बाद वाले प्रावधान पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 229, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 to 9 अच्छे से विस्तार में, संक्षेप में नहीं, विस्तार में, रैपिड डिटेल क्लास में हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन की मैंने हर एक लाइन बताई है, हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन बताया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो कॉन्सेप्ट के लिए पहले वाली वीडियो जरूर देखना। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 230 एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्लाई टू अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अब जज साहब, जो मैजिस्ट्रेट साहब है, वो सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे? जो नकल है ना, जो नकल है पुलिस रिपोर्ट की और सारे डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेजों की, तो वो अक्यूज को सप्लाई करेंगे। और सेक्शन 230 BNSS मेन क्यों है? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हमें प्रावधान बताता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि भाई केस फाइल हुआ है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब एक अक्यूज को ट्राई करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता या फिर किसी अन्य पीनल लॉ के कानून के प्रावधान के तहत, तो भाई एटलीस्ट उसको क्या उसके ऊपर केस चल रहा है, क्या पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके क्या उसके खिलाफ मटेरियल इकट्ठा किया है, तो वो तो उसे नकल, उसकी कॉपीज की नकल तो दी जाएगी। तो मैजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 230 BNSS में कागजात पूरे करेंगे। और किसके कागजात पूरे करेंगे? अक्यूज्ड के। तो हम सेक्शन 230 को गोला लगा लेते हैं और इसके हमने इंडेक्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये मेंस में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ठीक है। और कॉपी को अंडरलाइन कर लेते हैं, सप्लाई को अंडरलाइन कर लेते हैं और पुलिस रिपोर्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं कि नकल तो मैजिस्ट्रेट साहब अक्यूज को, ठीक है, जो मुलजिम है जिसको एक केस में ट्राई करने वाले हैं, मैजिस्ट्रेट साहब नकल तो उन कॉपीज की देंगे। और साथ में नकल कोई और अन्य दस्तावेज है ना, पुलिस रिपोर्ट में जो दस्तावेज है जो सेक्शन 193 में लिखे हुए हैं, जो पुलिस रिपोर्ट के दस्तावेज है, वो तो सारे मिलेंगे अक्यूज को। पर कोई और अन्य दस्तावेज हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, विटनेसेस की, ठीक है, तो वो भी अक्यूज को मिलेगा। और फॉर द पर्पस ऑफ दैट अक्यूज अपना डिफेंस तैयार कर सके, अक्यूज का वकील उन पेपर्स को देके, पुलिस रिपोर्ट को पढ़कर, एग्जामिन कर अक्यूज के प्रति उसका डिफेंस ले सके, ठीक है, कोर्ट में। तो इसलिए सेक्शन 230 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से सीधा सीधा कनेक्ट होता है, ठीक है। आप इसके साइड में PNJ भी लिख सकते हो, ठीक है, PNJ को समझ जाना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं सबसेक्शन सेक्शन 230 की बॉडी। देखिए, इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जब किसी भी फौजदारी मुकदमे में, जब प्रोसीडिंग प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया कैसे इंस्टीट्यूट हुई है, कैसे दाखिल हुई है? पुलिस रिपोर्ट की वजह से। मतलब पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है और प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट मतलब कोर्ट में दाखिल हुई है, तभी इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रोसीडिंग्स चालू हुई, प्रक्रिया चालू हुई मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अब देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले। तो मैजिस्ट्रेट साहब की अब क्या ड्यूटी है? लेजिस्लेचर ने क्या ड्यूटी लगाई है मैजिस्ट्रेट की? तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है, शैल मैंडेटरी, वो बिना किसी देरी के, बिना कोई डिले, बिना कोई विलंब करे हुए क्या करेंगे? and in no case beyond 14 days from the date of the production or appearance of the accused। ये नया है भाई प्रोविजन। तो दोबारा पढ़ते हैं बॉडी। इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जब किसी भी केस में, किसी भी फौजदारी मुकदमे में प्रोसीडिंग, जो प्रक्रिया है ना, वो पुलिस रिपोर्ट पर मतलब क्या हुई है? दाखिल हुई है कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले। तो मैजिस्ट्रेट साहब शैल है, मैंडेटरी है, बिना कोई विलंब, फालतू का कोई विलंब किए हुए बिना क्या करेंगे? एंड इन नो केस बियॉन्ड 14 डेज, और विदाउट डिले किए हुए बिना तो कॉपी दे देंगे। और किसी भी केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में 14 दिन से ज्यादा का विलंब मैजिस्ट्रेट साहब नहीं करेंगे, ठीक है। 14 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज। जब से एक मुलजिम को, जिसने एक फौजदारी मुकदमे में जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, किसी मतलब स्टेट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, मतलब स्टेट के द्वारा, स्टेट केस चलेगी अगर पुलिस रिपोर्ट जमा हुई है तो यही कह रहा है कि विदाउट एनी डिले मैजिस्ट्रेट साहब शैल, ठीक है, शैल है, विदाउट एनी डिले क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा। लेकिन लास्ट कितने डेज है? विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज और अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज। और 14 दिन, 14 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? कि जब से कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अक्यूज को पेश किया गया, उसकी पेशी हुई है, ठीक है, या फिर अक्यूज खुद अपनी हाजिरी लेकर आए। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? फर्निश टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम इफ रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। तो फर्निश करेंगे किसको? अक्यूज्ड को। फर्निश करेंगे अक्यूज को, दे देंगे अक्यूज को, क्या देंगे? एंड द विक्टिम, अक्यूज को भी देंगे,
मतलब अक्यूज को भी पुलिस रिपोर्ट की सारी नकल दे देंगे, ठीक है, एंड द विक्टिम, और किसको साथ साथ की पुलिस रिपोर्ट की सारी नकल किसको देंगे, एंड द विक्टिम, विक्टिम को भी अब जरूरी हो गया, ठीक है, पहले सीआरपीसी में ये नहीं था, ठीक है, विक्टिम को आप मार कर लीजिए, प्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमें बनता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है। इफ रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट, विक्टिम को तभी मिलेगी अगर विक्टिम को कोई एडवोकेट, कोई वकील साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब भाई एक व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध घटित हुए, एक व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध घटित हुए, और अब वो उसका वो गया पुलिस थाने में, उसने रिपोर्ट करवा दी, उसने एफआईआर करवा दी, अब एफआईआर के बिहाफ मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, लॉज हुई, तो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया और फिर सेक्शन 193 बी एंड डबल एस के तहत चार्जशीट चालान जो होता है वो कोर्ट में पेश कर दिया, तो अब पुलिस रिपोर्ट ही होती है वो, ठीक है। अब पुलिस रिपोर्ट को हमारे लेजिस्लेचर सेक्शन 230 के तहत ये बताना चाह रहे हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट है ना वो अक्यूज को भी मिलेगी, और जब से वो पेश हुआ है, जब से उसकी हाजिरी हुई है कोर्ट में, ठीक है, जब से 14 दिन के अंदर अंदर उसे मिल जानी चाहिए, और साथ के साथ विक्टिम को भी मिलेगी पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, पर शर्त ये है अगर वो विक्टिम, उस विक्टिम को कोई कोई वकील साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कोई लीगल प्रैक्टिशनर प्राइवेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अगर विक्टिम को सरकारी वकील रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो ओनली स्टेट को, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब अगर प्राइवेट व्यक्ति को भी पूरी पुलिस रिपोर्ट की कॉपी नकल चाहिए तो उसको एक वकील, प्राइवेट वकील करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो बिना कोई पैसे दिए हुए मजिस्ट्रेट साहब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिना कोई पैसे लिए हुए, किससे, अक्यूज से और विक्टिम से, क्या प्रोवाइड करेंगे दोनों को, अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक नकल इन सारे जो मैं अभी बताऊंगा, जो हम आइटम जो हम डिस्क्रिप्शंस के पढ़ेंगे कि इन चीजों की नकल मजिस्ट्रेट साहब अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिना कोई पैसे लिए हुए देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कॉपी देंगे, देखिए मजिस्ट्रेट साहब अक्यूज को और विक्टिम को। सब एड वन द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट देंगे जो कि सेक्शन 193 में पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास सबमिट करते हैं, ठीक है, जिस पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं। तो सेक्शन सब एड वन के साइड में आप सेक्शन 193 लिख लीजिए, ठीक है, सेक्शन 193 लिख लीजिए। और मैं एक बार एक्यूरेट सेक्शन भी आपको बता देता हूँ, सेक्शन 193 में कौन से वाला है, सेक्शन 193 में कौन से वाला है, हाँ, सेक्शन 193 में सब सेक्शन 3 में होता है सारे के सारे आइटम्स, ठीक है। और क्या देंगे, सब हेड 2 द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 173, तो एफआईआर जो रजिस्टर्ड की गई है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर द्वारा, तो वो भी पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा होता है, वो भी अक्यूज को और विक्टिम को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सब हेड 3 द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 180 ऑफ ऑल पर्संस whom the prosecution proposes to examine as its witnesses, तो जो कथन रिकॉर्ड किए गए थे सेक्शन 180 सबसेक्शन 3 बी एन डबल एस के तहत, किसके, उन व्यक्तियों के जिनको प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में एग्जामिन करेगा कोर्ट में, ठीक है, ट्रायल स्टेज पे, तो उनकी स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी अक्यूज को और विक्टिम को, एक्सक्लूडिंग देयर फ्रॉम एनी पार्ट इन रिगार्ड इन विच अ रिक्वेस्ट for such exclusion has been made by the police officer under subsection 7 of section 193, पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 3 के तहत सारे के सारे दस्तावेज जो जो कथन है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर ने उन व्यक्तियों को एग्जामिन किया था, जिसको किया प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों के रूप में बुलाएगा, तो अब और अब क्या होगा, तो लेकिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ये वो वाले कथन नहीं दी जाएंगे जिसके लिए सेक्शन 193 सबसेक्शन 7 में पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट की थी कि सर ये वाले दस्तावेज आप मत देना, इससे पब्लिक के बीच में मतलब कुछ गड़बड़बाजी हो सकती है, तो वो उनकी नकल नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब सब फॉर द कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, तो अक्यूज ने कभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कन्फेशन, कोई कबूलनामा, कोई स्वीकारोक्ति दी थी, तो वो भी अक्यूज को भी दे दी जाएगी और विक्टिम को भी दे दी जाएगी। एंड स्टेटमेंट्स, और अगर स्टेटमेंट्स, ठीक है, कोई कथन किसके, विक्टिम के या फिर किसी विटनेसेस के रिकॉर्ड किए गए थे, तो वो कथन स्टेटमेंट्स वाले भी जो कथन है वो भी किसको दे दी जाएंगे, अक्यूज को भी और विक्टिम को भी, उन पुलिस रिपोर्ट की जो मटेरियल मिलेगा, कॉपी मिलेगी उनके साथ। अब देखिए इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 183, अगर कन्फेशंस को अक्यूज ने रिकॉर्ड करवाई तो वो भी उसकी नकल दे दी जाएगी, सेक्शन 183 के तहत कन्फेशन रिकॉर्ड होती है। और स्टेटमेंट्स कोई कथन विक्टिम ने या फिर किसी विटनेस वगैरह ने रिकॉर्ड करवाई इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, तो
उसकी भी नकल दे दी जाएगी, जो सेक्शन 183 के तहत कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। आप देखिए सब एट 5, एनी अदर डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 193। कोई और अन्य दस्तावेज है या कोई और संदर्भित एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड किया गया था पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ सेक्शन 193 सबसेक्शन 6 में, तो वो भी अक्यूज को और विक्टिम को दे दिया जाएगा। तो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट क्या होता है भाई, मान के चलिए कोई विक्टिम है जिसका रेप हुआ था, तो अब रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट क्या होगा भाई, उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जो लीगल मेडिकल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, तो वो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ही तो है, तो वो भी दे दिया जाएगा किसको, अक्यूज को भी और विक्टिम को भी। ठीक है, तो ये था हमारा सब एट 5। ठीक है, सेक्शन 230 की बॉडी हमने पढ़ी है। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते देखिए, प्रोवाइडेड द मजिस्ट्रेट में आफ्टर परसुअल एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इज रेफर्ड टू इन क्लोज 3 and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate think proper shall be furnished to the accused। तो अब जो हमने सबेड 3 पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट की थी कि सर जो पुलिस रिपोर्ट में ये वाले जो दस्तावेज है ना, ये अक्यूज को देने सही नहीं है, क्योंकि इससे मतलब जो जनता जनार्दन है उनमें पीस की डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ और अलग से कुछ और मतलब हंगामा हो सकता है, तो अक्यूज को ये मत देना। तो अब प्रोवाइजो ये क्लियर कर रहा है, जो सब एट 3 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, ठीक है, सेक्शन 193 सबसेक्शन 7 के तहत रिक्वेस्ट की थी मजिस्ट्रेट साहब को कि ये स्टेटमेंट्स मतलब ये नकल अक्यूज को मत देना, तो अब प्रोवाइजो बता रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है, वो क्या कर सकते हैं, वो पहले तो निगाह मतलब विचार विमर्श करेंगे उस रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट पर जिसके बारे में रिक्वेस्ट की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा कि इसको मत देना, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको देखेंगे कि भाई ये क्या रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है जो ये पुलिस ऑफिसर देने नहीं दे रहा मेरे को अक्यूज को। तो अब देखिए, आफ्टर परसुअल एनी सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इज रेफर्ड इन क्लोज 3 एंड कंसीडरिंग द रीजंस गिवन बाय पुलिस ऑफिसर, और विचार देखकर पुलिस ऑफिसर की उस रिक्वेस्ट को मतलब देखकर पढ़कर उस दस्तावेज में भाई क्यों नहीं देना चाहिए अक्यूज को, तो उसके ऊपर विचार विमर्श भी करेंगे, कंसिडरेशन भी लेंगे और रीजंस को देखेंगे भाई पुलिस ऑफिसर क्यों मना कर रहा है, तो क्या कॉन्क्रीट रीजंस है जिसकी वजह से मना कर रहा है। देखिए, फॉर द रिक्वेस्ट डायरेक्टेड द कॉपी, और फिर अगर उनको उचित लगा मजिस्ट्रेट साहब को तो निर्देश कर देंगे कि हाँ भाई ये जो पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की थी इस डॉक्यूमेंट को एक्सक्लूड करवाने के लिए कि अक्यूज को मत दो, तो मजिस्ट्रेट साहब निर्देश दे सकते कि ये भी अक्यूज को दे दो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोवाइजो 1। अब हम पढ़ते हैं प्रोवाइजो 2। देखिए, प्रोवाइडेड फॉर दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, तो अगर बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब संतुष्ट हो जाते कि भाई कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज बहुत ही वॉल्यूमिनस है, मतलब बहुत ही उसमें सारे पेजेस हैं, मतलब उसमें मान के चलो हजारों पेजेस है, तो अब देखिए ही शैल, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ही शैल इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम if represented by an advocate with a copy thereof may furnish the copies through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in court। तो अगर बताया गया है कि भाई डॉक्यूमेंट दस्तावेज अगर वॉल्यूमिनस है, बहुत ही उसमें ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें दस्तावेज है, बहुत ज्यादा पेपर्स है उसमें, तो वॉल्यूमिनस है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट ही क्यों ना हो, जो वॉल्यूमिनस है, मान के चलो एक पुलिस रिपोर्ट है जिसमें कम से कम 40,000 20,000 15,000 पेजेस की वो पुलिस रिपोर्ट बनाई है पुलिस ऑफिसर्स ने, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, शैल है मैंडेटरी, अगर वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई मतलब पुलिस पार्टी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पेश कर देता है, प्रोसिक्यूशन पेश कर देता है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब की मैंडेटरी उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द अक्यूज एंड द विक्टिम, तो अक्यूज को और विक्टिम को अब कॉपी जो पुलिस रिपोर्ट की इन सारे दस्तावेजों की नकल देने के बजाय क्या करेंगे, विद अ कॉपी देयरऑफ मे फर्निश अ कॉपी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे, में उनकी डिस्क्रिप्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फर्निश कर सकते हैं पुलिस रिपोर्ट की सारी नकल को। ठीक है, और डायरेक्ट दैट ही विल ओनली बी अलाउड, या फिर मैजिस्ट्रेट साहब निर्देश दे देंगे किसको, अक्यूज के वकील को या अक्यूज को, कि तुम्हें ओनली मैं अलाउ कर रहा हूं, इजाजत दे रहा हूं कि तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो इन वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, या तो पर्सनली खुद से या फिर और थ्रू एन एडवोकेट इन कोर्ट, या फिर तुम अपने वकील साहब से तुम इंस्पेक्ट इन डॉक्यूमेंट्स की जो वॉल्यूमिनस है इनकी दस्तावेज की जांच करवा सकते हो। ठीक है, इन दस्तावेज की जांच करा सकते हो कोर्ट में ही। ठीक है, तो अब ये जो प्रोवाइजो 2 में जो वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, क्या ये पुलिस रिपोर्ट है, ऑब्वियसली नो, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ये कोई ऐसा दस्तावेज है जो कि वॉल्यूमिनस है, और मान के चलो कोई दस्तावेज है जो कि 15,000 20,000 पेजेस का है, ठीक है, मान के चलो ये है, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहेंगे, इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग अक्यूज एंड द विक्टिम कॉपी, अब उस वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट की नकल बनवा के अक्यूज और विक्टिम को नहीं देंगे। अब भाई मान के चलो 20,000 की कोई
20,000 पेजेस की कोई नकल है और वो केस से संदर्भित है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट से संदर्भित है वो दस्तावेज, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब उसकी नकल करवाते घूमेंगे, नकल ब्रांच में कहेंगे कि भाई 20,000 की वो है, इसमें मतलब पेपर्स हैं, इसको नकल करके मेरे को देने अक्यूज को और विक्टिम को, कभी नहीं होगा ऐसे आप, ठीक है, ये सीआरपीसी में नहीं था, अब ये नया है। तो मजिस्ट्रेट साहब की शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिशन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, अक्यूज को और विक्टिम को नकल भेज देंगे उन वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट की, ठीक है, और या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं भेजेंगे, या तो निर्देश कर देंगे कि तुम्हें, जो तुम अक्यूज हो या विक्टिम हो, तुम्हें सिर्फ मैं निर्देश करता हूं कि तुम इस वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो और कोर्ट में, अदालत में पर्सनली, या फिर तुम्हारा वकील साहब कर लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 230 बी एंड डबल एस, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए प्रोवाइजो 3, प्रोवाइड ऑल्सो दैट सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली फर्निश्ड। तो बताया गया है जब दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अक्यूज के वकील के पास या अक्यूज के पास या विक्टिम के पास या विक्टिम के वकील के पास चले गए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ये डॉक्यूमेंट सारे जो सेक्शन 230 में दिखा हुआ है, तो माना जाएगा कि भाई डॉक्यूमेंट फर्निश्ड हो चुके हैं, मतलब पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 230 का प्रोवाइजो 3। इसमें ये जो प्रोवाइजो 2 और जो प्रोवाइजो 3 है, ये नए ऐड किए गए, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये न्यू ऐड किए गए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 230, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में जमा होती है, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अब प्रोसिक्यूशन का वकील पुलिस रिपोर्ट, मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइलिंग ब्रांच में पुलिस रिपोर्ट को सबमिट कर देगा। अब जो फाइलिंग ब्रांच वाले हैं वो थाना का देख के कि भाई कौन से थाने का ये केस है, तो उस हिसाब से चार्ट बना होता है, सीजीएम जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए रखते हैं, तो उसको कहाँ भेज देंगे, सीधा सीधा कहाँ भेज देंगे, उस लोकल जुडिक्शन जो मजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन उसके पास भेज देंगे। अब पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिप्शन है, वो कोग्निजेंस ले या ना ले, ये भी है, ये सेक्शन 193 सब सेक्शन 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, मे है, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब डिस्क्रिप्शन ले या नहीं ले, उनकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन चलेगी, ठीक है। पर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वगैरह से भी अगर पुलिस रिपोर्ट अक्यूज को या विक्टिम को दे दी जाती है, तो वो भी सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट प्रूव होगा कि हाँ भाई इनको सर्विस, इनको फर्निश्ड हो गई है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो सेक्शन 230 बी एंड डबल एस में ओनली पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट है और जो उससे जुड़े हुए कागजात हैं वो ही विक्टिम को और अक्यूज को दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे सीआरपीसी में विक्टिम को नहीं दिए जाते थे पुलिस रिपोर्ट के कागजात, पर अब हमारे बी एंड डबल एस में विक्टिम को भी पुलिस रिपोर्ट के कागजात दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 230। अब हम सेक्शन 230 के साइड में आप ओनली पुलिस रिपोर्ट भी लिख लीजिए, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट भी लिख लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 231 ऑफ द बी एंड डबल एस, जो कि बताता है सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब सप्लाई की जाएगी नकल उन कथनों की और उन दस्तावेजों की, ठीक है, अक्यूज्ड को इन अदर केसेस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। और अदर केसेस कौन से वाले हैं? अदर केसेस कंप्लेंट वाले हैं, ये कंप्लेंट वाले केसेस हैं, और इंफॉर्मेशन वाले केसेस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले केसेस है। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेंट दाखिल हुई है और वो कंप्लेंट जो कौमी केस है उसको कौमी केस बोलते हैं, मतलब कंप्लेंट, पहले तो कौमी COMI बोलते थे, कंप्लेंट IPC बोलते थे, अब वो बन गया है कौमी भी बन गया, ठीक है, कंप्लेंट भारतीय न्यायिक संहिता बन गया, ठीक है। तो अब मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेंट के दस्तावेज है, मतलब एक कंप्लेंट गई, तो अब क्या होगा भाई, उसकी नकल भी तो मजिस्ट्रेट साहब देंगे, किसको देंगे? अक्यूज को देंगे। तो अब ये इसमें सेक्शन 231 में यही कहा गया है, क्या कहा गया है? सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट, सप्लाई करेंगे नकल उन कथनों की और उन दस्तावेजों की, किसको? टू अक्यूज्ड, मुलजिम को, ठीक है, इन अदर केसेस, कौन से केसेस में? जो अन्य केसेस है, मतलब पुलिस रिपोर्ट तो हमारे सेक्शन 230 में कवर हो गया, पर सेक्शन 231 में जो अन्य केसेस है वो कंप्लेंट केसेस हैं और इंफॉर्मेशन केसेस है, मतलब मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, दस्तावेजों की और कथनों की नकल किसको अक्यूज को, मुलजिम को देंगे, ठीक है, मुलजिम को सप्लाई करेंगे। और वो जो केस है, जो कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन केस है, वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने तो बस कंप्लेंट पर कोग्निजेंस लिया है और जो कंप्लेनेंट है या फिर इंफॉर्मेंट है उसकी एग्जामिनेशन करके अब अक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया, अक्यूज को जो कागजात हैं जो कंप्लेनेंट ने कोर्ट में दिए हैं, जो फर्निश किए हैं, ठीक है, अपने एविडेंस की टेस्टिमनी दी है, वो अक्यूज को दे देंगे और केस को फिर कमिट कर देंगे किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास, क्योंकि ये अदर केसेस जो है वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। तो सेक्शन 231 की हम बॉडी पढ़ते, देखिए इसमें और आगे समझाऊंगा, देखिए वेयर इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जहां एक फौजदारी मुकदमा, ठीक है, कोर्ट में जहां एक फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा, ठीक है, फौजदारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है, इंस्टीट्यूट होता, दाखिल किया जाता, तो देखिए, ठीक है,
और वो फौजदारी मुकदमा पुलिस रिपोर्ट नहीं है, मतलब वो फौजदारी मुकदमा कंप्लेंट प्रोसीडिंग है या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग है। तो अब देखिए, इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 227। तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब जो आईओपी जो सेक्शन 227 इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है कि सम्मन भेजने चाहिए, वारंट भेजनी चाहिए, तो ये उन मजिस्ट्रेट साहब को क्या लगता है, डेट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन, की ये वाला अपराध जो मेरे को कंप्लेंट, तो इस कंप्लेनेंट ने इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेंट ने दी तो है, मैं इसके बारे में संज्ञान तो ले रहा हूं, पर ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब इसको सिर्फ जो ये प्रावधान इस कंप्लेंट में लिखे हुए हैं, इस इन्फॉर्मेशन में जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको इनको सिर्फ कोर्ट सत्र न्यायाधीश ही इनको ट्रायल कर सकता है इनके बारे में। तो देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल, तो मैजिस्ट्रेट साहब को हमारे लेजिस्लेचर ने मैंडेटरी एक ड्यूटी दे दी है कि मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, शैल है मैंडेटरी, क्या करेंगे, फोर्थविथ फर्निश टू द अक्यूज, जल्द से जल्द फर्निश कर देंगे मुलजिम को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए हुए, अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक नकल इन सारे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की। अब देखिए सब एड 1, द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 223 और सेक्शन 225। तो मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, स्टेटमेंट्स कोई कथन रिकॉर्ड किए थे, कोई कथन रिकॉर्ड किए थे, और कौन से सेक्शन में, 223 में या फिर 225 में, ठीक है, BNSS की। और देखिए, ऑफ ऑल पर्संस एग्जामिन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, जिन जिन व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट साहब ने एग्जामिन, उनकी परीक्षा ली थी ना, तो जिन जिन व्यक्तियों की मैजिस्ट्रेट साहब ने परीक्षा ली थी सेक्शन 223 और सेक्शन 225 के तहत, BNSS के तहत, मतलब कंप्लेंट प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट साहब एग्जामिनेशन कर रहे थे कंप्लेनेंट का, और कोई वो गवाह लेके आया तो उसका, ठीक है। और सेक्शन 225 में पोस्टपोनमेंट कर रहे थे इश्यू प्रोसेस का, क्यों, क्योंकि जो अक्यूज है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है वो लोकल जुरिडिक्शन से बाहर रहता, तो शैल मैंडेटरी पोस्टपोनमेंट करके एग्जामिनेशन करना ही पड़ेगा अक्यूज का, ठीक है। अगर अक्यूज लोकल जुरिडिक्शन में रहता है और फिर मैजिस्ट्रेट साहब के डिस्क्रिप्शन में है कि वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करे, उसकी परीक्षा ओथ पे ले या ना ले, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में कौन से कागजों की नकल फर्निश करेंगे, ऑफ ऑल पर्संस एग्जामिन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, वो सारे कथन जो कि उन व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट साहब ने एग्जामिन परीक्षा ली थी, कंप्लेनेंट किया, उसके विटनेसेस की सेक्शन 223 और सेक्शन 225 के तहत, तो उनको क्या फर्निश कर देंगे, वो सारे कथन फर्निश कर देंगे, ठीक है। सब एट 2, द स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस, तो कोई कथन है या कोई द स्टेटमेंट्स कोई कथन है, मतलब बहुत सारे कथन है या कन्फेशन है, ठीक है। तो देखिए, इफ एनी, अगर कोई है तो रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 और सेक्शन 183। अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग में या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट साहब ने स्टेटमेंट्स सेक्शन, मतलब कंप्लेंट प्रोसीडिंग है तो भाई स्टेटमेंट्स भी मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सेक्शन 180 के तहत या तो स्टेटमेंट्स जो मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किए या फिर पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, एक कंप्लेंट केस में भी भाई मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर सकते हैं, कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो पुलिस पार्टी, ठीक है, पुलिस पार्टी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। तो अब जो सब सेक्शन 2 यही कह रहा है, द स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 और सेक्शन 183। तो कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग चल रही है और एक्सक्लूसिवली ट्रायबल कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब जो कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग का संज्ञान मैजिस्ट्रेट साहब ने लिया ना, प्रावधान जो लगे हैं, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कंप्लेंट में या इंफॉर्मेशन में, तो उनको सीधा सीधा सत्र न्यायाधीश ट्रायल करने वाले हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल वाला केस है। अब मैजिस्ट्रेट साहब उसको खुद ट्राई नहीं कर सकते, करेंगे तो इरेगुलर प्रोसीडिंग हो जाएगी, विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग, ठीक है। तो सेक्शन 180 और सेक्शन 183 के तहत मैजिस्ट्रेट साहब ने जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग को कोग्निजेंस ले लिया था, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस भी अक्यूज को दे देंगे उनकी नकल, ठीक है। अब सब हेड 3 देखिए, एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन व्हिच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई। अब और कोई दस्तावेज है जो प्रस्तुत किया गया है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो इन कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग पर केस चला रहे हैं, और उनको वो जो केस है वो कमिट करना है, किसके सामने कमिट करना है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। तो देखिए, कोई भी दस्तावेज है जो प्रस्तुत किया गया मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, ऑन व्हिच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, और उन दस्तावेजों पर ही प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष जो कंप्लेनेंट है या इंफॉर्मेंट है वो अपना केस चलाएगा, ठीक है। तो वो दस्तावेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे मैजिस्ट्रेट साहब को, किसको, अक्यूज को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 231 की मेन बॉडी। अब हम इसका पढ़ेंगे प्रोवाइजो। देखिए, प्रोवाइड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, तो बताया गया है कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन केसेस में भी जब मैजिस्ट्रेट साहब ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और उनको भेजना है, वो कमिट करना है, मतलब मैजिस्ट्रेट साहब भी कागज पूरे करवा रहे हैं, किसके, अक्यूज के, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में और इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग में, और उनको वो कागज पूरे करके अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब जैसे कागज पूरे करवा देंगे अक्यूज के, वो सीधा केस भेज देना किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को। अगर कागज पूरे करवाए, ठीक है, और कागज पूरे करवाने से पहले मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगा ये तो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो सारे डॉक्यूमेंट ये वाले जो हमने पढ़े पीछे ये वाले दे देंगे, दस्तावेज दे देंगे अक्यूज को। अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन वाला केस नहीं है, मैजिस्ट्रेट साहब ही कंप्लेंट
जो कंप्लेंट केस है और इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग है उसमें जो प्रावधान लिखे गए हैं वो मजिस्ट्रेट साहब ही कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब फिर भी कमिट करेंगे? फिर नहीं करेंगे कमिट, ठीक है भैया, ये जानने की बात है। तो अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है हमारे सेक्शन 231 का, ये पढ़िए अब देखिए, प्रोवाइडेड इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, तो बताया गया है जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में जो प्रोसिक्यूशन ने कोई दस्तावेज जो दिया था या फिर स्टेटमेंट वगैरह कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड की गई थी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, वो वॉल्यूमिनस है, वो थोड़े मतलब ज्यादा पेजेस की है। तो देखिए क्या होगा, ही शैल, तो अब मजिस्ट्रेट साहब को वो डायरेक्शंस दे रखी है हमारे लेजिस्लेचर ने, क्या करेंगे वो, इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द अक्यूज्ड विद अ कॉपी देयरऑफ, तो अब इन दस्तावेजों की जो वॉल्यूमनेस है एक कंप्लेंट प्रोसीडिंग में या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग में जो कंप्लेनेंट ने दिए हैं, इन्फॉर्मेंट ने प्रोड्यूस किए मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और वो वॉल्यूमनेस है कागजात, तो वो अक्यूज को दिए नहीं जा सकते क्योंकि वो वॉल्यूमनेस है, बहुत ज्यादा कागजात है उसमें, हजारों की संख्या में। अब देखिए ही शैल, तो मजिस्ट्रेट साहब मैंडेटरी क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द अक्यूज विद अ कॉपी देयरऑफ, तो जो डॉक्यूमेंट्स है जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग में जो दस्तावेज आए हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में जो दस्तावेज आए हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो उसकी नकल देने के बजाय मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in court, निर्देश दे देंगे अक्यूज को कि तुम्हें ओनली इजाजत मैं देता हूं कि तुम्हें इस वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब इनकी जांच कर सकते हो, या तो खुद कर सकते हो या अपने वकील को कर लो, वो कर लेगा, ठीक है। तो फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग और जो इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट साहब ने स्टार्ट करी थी, और वो जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले रहे हैं, वो उसमें जो सेक्शन प्रावधान लिखे गए हैं जिनके तहत प्रोसीडिंग चली है वो सीधे एक्सक्लूसिवली ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन है, तो क्या उस जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग में जो कंप्लेनेंट ने अपनी जो कंप्लेंट लिखकर भेजी है वो मान के चलो 1000 पेजेस की है, तो क्या वो कंप्लेंट अक्यूज को दी नहीं जाएगी? अक्यूज को दी नहीं जाएगी, ये बताइए। ऑब्वियसली दी जाएगी, ऑब्वियसली दी जाएगी। ये अन्य दस्तावेजों के बारे में बात हो रही है। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, अगर कोई और दस्तावेज वॉल्यूमिनस है ना, अब इसमें ये थोड़ा मिक्सअप सा हो रहा है, इसमें यही आएगा, मैं आई एम सॉरी थोड़ा गलत बता दिया। अगर कोई भी दस्तावेज जो कंप्लेनेंट ने या इंफॉर्मेंट ने जिसको एक मजिस्ट्रेट साहब ट्राई मतलब कोग्निजेंस लिया है, मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट प्रोसीडिंग में इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग में कोग्निजेंस लिया है, और मजिस्ट्रेट साहब ने जिन प्रावधानों के तहत कंप्लेंट प्रोसीडिंग में कोग्निजेंस लिया है, तो वो सीधा सीधा जो प्रावधान है वो इसके द्वारा ट्राइबल है, एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास उस केस को कमिट करने से पहले जो मजिस्ट्रेट साहब ने एग्जामिनेशन किया था विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का सेक्शन 223 के तहत, उसको मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अक्यूज को दे देंगे। या फिर कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट सेक्शन, कोई कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट सेक्शन 180 के तहत गवाहों की है वो भी दे देंगे अक्यूज को। कोई कन्फेशन है जो सेक्शन 183 के तहत विक्टिम का है या फिर विटनेसेस का, वो भी कन्फेशन है, कन्फेशन तो अक्यूज का होता है, कोई अक्यूज का कन्फेशन है तो वो भी दे देंगे अक्यूज को दोबारा से, ठीक है। और कोई और अन्य दस्तावेज है जो कि प्रोसिक्यूशन जिस पर अपना केस टिकाएगा, तो वो भी किसको दे दिया जाएगा, वो अक्यूज को दे दिया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइजो 1 यही कह रहा है। तो बस, और प्रोवाइजो 1 ये भी कह रहा है कि अगर कोई दस्तावेज, जो अभी मैंने दस्तावेज बताए, ठीक है, ये अगर कोई वॉल्यूमनेस है, मतलब भारी संख्या में पेजेस हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, शैल है, मैंडेटरी है, वो कह देंगे, निर्देश दे देंगे अक्यूज को कि तुम भाई खुद कोर्ट में आके इंस्पेक्ट कर लेना जब तुम्हारा मन हो, या फिर तुम अपने वकील को बोल दो कि वो इनको कोर्ट में आके इंस्पेक्ट कर लेगा इन कागजातों को, जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग है, इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग पर, मतलब जिन पर केस चलाया जाएगा, ठीक है। तो प्रोवाइजो जो हमारा 1 है सेक्शन 231 का, तो क्या ये भी कह रहा है वो कि अगर मान के चलो कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर मजिस्ट्रेट साहब ने कोग्निजेंस लिया है, और वो कंप्लेंट जो प्रोसीडिंग है ना, वो जो कंप्लेंट डाली गई है किसके द्वारा, एक कंप्लेनेंट के द्वारा, वो मान के चलो 5000 पेजेस के उसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो और वो जो कंप्लेंट डाली हुई है कंप्लेनेंट ने, उसमें सारे के सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि सीधा से सीधा वो कोर्ट ऑफ सेशन को मतलब कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो क्या मजिस्ट्रेट साहब ये भी कह सकते हैं कि तुम भाई कोर्ट ऑफ, मैं तुमको कागजात नहीं दे रहा क्योंकि ये वॉल्यूमिनस है, कंप्लेंट वॉल्यूमिनस है 5000 पेजेस में, मैं तुमको कागजात नहीं दे रहा, तुम कोर्ट ऑफ सेशन में जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो इन कागजातों को, ऐसा कह सकते हैं? ये बहुत सोचने का विषय है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते भाई। कंप्लेनेंट ने अक्यूज के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, ठीक है, और कंप्लेनेंट अक्यूज के खिलाफ कंप्लेंट कब डालता है, ठीक है, जब पुलिस पार्टी उसका केस इन्वेस्टिगेट, मतलब उसके केस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, तो वो एग्रीड होकर कंप्लेंट डाल देता है, ठीक है, मोटी मोटी ये बात होती है। तो अब 5000 पेजेस की उसने कंप्लेंट डाली, सारे इफ बट सारे फैक्ट्स लिख दिए कंप्लेंट में। तो अब, और वो केस था जिसमें मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले रहे, वो वाला केस कौन सा है, जिसको मजिस्ट्रेट साहब सीधा उस केस को कमिट करेंगे, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को। तो अब देना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को, क्या देना पड़ेगा, सारे के सारे कागजात देने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है,
सारे के सारे कागजात देने पड़ेंगे मैजिस्ट्रेट साहब को, अक्यूज को। भाई वो डिफेंस भी तो रेडी करेगा। क्या कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे, क्या कंप्लेंट प्रोसीडिंग या इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग पर जब मैजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस लेते हैं और वो वाला केस है जो वो कमिट करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, तो क्या अक्यूज को डिफेंस लेने की कोई राइट नहीं है? बिल्कुल राइट है, तो कागजात देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 231 का प्रोवाइजो 1। अब पढ़ेंगे सेक्शन 231 का प्रोवाइजो 2। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल कंसीडर्ड एज ड्यूली फर्निश्ड। तो बताया गया है जो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग में और इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में संज्ञान लिया है मैजिस्ट्रेट साहब ने, और अब मैजिस्ट्रेट साहब को दस्तावेज अक्यूज को देने हैं उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग के और इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग के, फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, कि अक्यूज अपना डिफेंस ले सके। तो बताया गया है कि अगर सप्लाई हुई दस्तावेजों की जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग में कंप्लेनेंट ने हाजिर किए थे, पेश किए थे, और या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में इन्फॉर्मेंट ने पेश किए थे, ठीक है, तो वो जो दस्तावेज है और उनकी जो सप्लाई होगी वो अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो गई ना, तो वो माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि वो दस्तावेज अक्यूज के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 231 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 232 ऑफ द BNSS, ठीक है। इससे पहले मैं एक सिप पानी की पी लेता हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आया, मैं बाहर की एक बार लाइट, जो मेरी बेसमेंट है ना उसकी लाइट ऑन करा था, अभी आया, एक सेकंड, ठीक है। I'm back गाइस। भाई लाइट ऑन करके आया था, ठीक है। आज मेरा फास्ट भी है, आपको बता देता हूँ मैं। आज जो कावड़ वाले कावड़ में मतलब लेके आते हैं ना हरिद्वार से, मतलब शिवरात्रि के ऊपर जो जल अर्पित करते हैं भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, तो उस खुशी में मैंने मतलब शिवरात्रि के मौके पर फास्ट भी रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी शायद इवनिंग के 7:30 या पौने 8 बज रहे होंगे, तो मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड भी हूँ तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी इतनी है नहीं, पर फिर भी पढ़ाऊंगा और हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि पढ़ना ही हमारा धर्म है, ठीक है। तो अब हमारा हो गया है भाई, कौन सा हो गया हमारा सेक्शन, मैंने आपको सेक्शन 231 पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन हमारा 232, 232, सेक्शन 232 पढ़ेंगे, और सेक्शन हम कौन सा पढ़ेंगे, सेक्शन 233 पढ़ेंगे। आज हम BNSS में 2 प्रावधान और पढ़ने वाले, फिर हमारी क्लास आज की BNSS की खत्म हो जाएगी, और हमारा जो चैप्टर 17 है ना, 17 है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि कौन सा हमने पढ़ा कि इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट कैसे होती है, वो हम चैप्टर अपना 17 पढ़ चुके होंगे। बस 2 प्रावधान हो रहे हैं। अब देखिए सेक्शन 232, सेक्शन 232 हम पढ़ेंगे। देखिए, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय इट। तो अब कमिटमेंट होगी एक केस की, कमिटमेंट होगी, ठीक है, मतलब एक केस मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, कागज वगैरह पूरे करवाए, और वो केस जो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने बेशक से पुलिस रिपोर्ट आया है या फिर कंप्लेंट केस है या फिर इंफॉर्मेशन केस है, अब मैजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज के विक्टिम के कागज पूरे करवा दिए। अब वो केस ऐसा केस है, वो फौजदारी मुकदमा, वो क्रिमिनल मुकदमा एक ऐसा केस है जिसको हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल है BNSS का, उसमें 6th कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ है लेजिस्लेचर ने कि यह जो सेक्शन है, ये जो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है जिसके खिलाफ एक केस की ट्रायल चलेगी, ये सीधा सीधा कॉलम 6 में लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल का कि ये सीधा सीधा कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है। तो सेक्शन 232 में एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन वाले केस कमिट होंगे। तो सेक्शन 232 हम बोल सकते हैं कि ये कमिटल जुरिडिक्शन का सेक्शन है, ठीक है। मतलब मैजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट नहीं है एक केस को ट्राई करने के लिए, तो वो कमिट कर देंगे उस केस को, किसके पास कमिट करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट में, ठीक है। और वो क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 6 ने उनको उनकी कॉम्पिटेंसी छीन रखी है। तो क्या आप देखिए, कोई क्या मर्डर केस है, ठीक है, मर्डर केस है, सेक्शन 103 BNSS के तहत पनिशेबल है, ठीक है। और मर्डर केस में अब डेथ की पनिशमेंट मिलती है, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलती है। अब क्या मर्डर के केस को
मैजिस्ट्रेट साहब ट्राई कर सकते हैं? नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि सेक्शन 103 जो भारतीय न्यायिक संहिता का, वो BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में कॉलम 6 में सेक्शन 103 के साइड में लिख रखा होगा। हमारे BNSS में फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, पिछले पेजेस में मिल जाएगा वो फर्स्ट शेड्यूल। उसमें 6 कॉलम दे रखे, तो पहले कॉलम में तो सीधा सीधा जो भारतीय न्यायिक संहिता के सेक्शंस है ना वो दे रखे कि भाई भारतीय न्यायिक संहिता में भाई हमारे 358 सेक्शंस है, ठीक है। तो कुछ सेक्शन जो ऊपर वाले हैं वो तो भाई ओनली डेफिनेशन वगैरह क्लोजेज है, और जो और हमारे सेक्शंस हैं आपको बता ही देता हूं हमारे फर्स्ट शेड्यूल में कहां से सीधा सीधा चालू होते हैं। हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मैं आपको बता ही देता हूं कहां से प्रावधान चालू होते हैं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मतलब जुरिडिक्शन बनाएंगे, कॉम्पिटेंसी बनाएंगे मैजिस्ट्रेट की या कोर्ट ऑफ सेशन की। तो अब देखिए, हाँ, सेक्शन 49 है ना जो भारतीय न्यायिक संहिता का, उसके बाद से लेके सेक्शन 358 भारतीय न्यायिक संहिता के प्रावधान हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए हैं। तो सेक्शन 48 से लेके सेक्शन 358 तक के फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 1 में लिखे गए हैं। और उन अपराधों को अब सेक्शन 103 भी भाई सेक्शन 48 से लेके सेक्शन 358 के बीच में आता है। तो अब 103 जो पनिशमेंट फॉर मर्डर है उसको भी फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है, और उसको सीरियल नंबर 1 पे, कॉलम नंबर 1 पे लिखा गया है। तो अब जो कॉलम नंबर 6 है फर्स्ट शेड्यूल का BNSS में, तो कॉलम नंबर 6 साथ साथ ये बताता है कि भाई ये सीधा इस केस को, मर्डर वाले केस को पनिशमेंट देंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन ही देंगे। तो सेक्शन 232 में यही बोला गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान तो लेंगे, पर मैजिस्ट्रेट साहब मर्डर के केस का संज्ञान ही नहीं ले सकते, वो ओनली कागज पूरे करवाएंगे। किसके कागज पूरे करवाएंगे? अक्यूज के, मुलजिम के, और केस को कमिट कर देंगे। कौन से सेक्शन लगाकर? सेक्शन 232 BNSS का प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैजिस्ट्रेट साहब उस केस को कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो सेक्शन 232 में हम कमिटल जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मैजिस्ट्रेट साहब कमिट करेंगे उन फौजदारी मुकदमों को, क्रिमिनल मुकदमों को जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 232 की बॉडी देखिए। व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, जब एक फौजदारी मुकदमा, ठीक है, जब एक फौजदारी मुकदमा इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे या फिर अन्य अदरवाइज, मतलब अदरवाइज क्या, कंप्लेंट पे या फिर इंफॉर्मेशन पे। तो अब देखिए, द अक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और जो अक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, जिसके प्रति एक पुलिस रिपोर्ट दाखिल हुई है या फिर इनके कंप्लेंट दाखिल हुई है या फिर एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, ठीक है। तो देखिए, द अक्यूज्ड अपीयर्स, या फिर अक्यूज्ड हाजिरी दे देता है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और इज ब्रॉट, या फिर उसको अक्यूज्ड को, मुलजिम को, जिसने एक फौजदारी केस, मतलब फौजदारी कुछ उसने अपराध कर रखा है, और उस मुलजिम के विरुद्ध ही अब पुलिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट पे प्रोसीडिंग चलेगी। तो देखिए क्या कह रहा था, अक्यूज अपीयर्स, तो अक्यूज या तो हाजिरी दे देता है अपनी, और इज ब्रॉट, या फिर उसको लाया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो देखिए, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, किसके सामने? मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, ठीक है। तो देखिए, एंड इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्राइएबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही शैल। तो अक्यूज या तो खुद हाजिरी दे देता है, या उसको लाया जाता है, अपीयर करवाया जाता है, ठीक है, या उसको ब्रॉट किया जाता है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। और अब साथ के साथ मैजिस्ट्रेट साहब को यह प्रतीत भी होता है, क्या प्रतीत होता है, कि जो ये ऑफेंस है, जो ये अपराध है, जिसके तहत पुलिस ऑफिसर ने, प्रोसिक्यूशन ने फाइल की है, या कंप्लेनेंट ने फाइल किया है, इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेंट ने दी है, ये जो ये मुलजिम के खिलाफ दी गई है, ये सारी तीनों चीजें, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन, ये केस, तो ये अपराध जो इसमें लिखा गया है भारतीय न्यायिक संहिता का या किसी अन्य पिनल होगा, ये तो सीधा सीधा पनिशेबल है, ये तो सीधा सीधा ट्राइएबल है। किसके द्वारा? सत्र न्यायाधीश के द्वारा। तो देखिए क्या करेंगे, ही शैल। तो अब लेजिस्लेचर ने मैंडेटरी एक और ड्यूटी दे दी है मैजिस्ट्रेट को कि उसे करना ही पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट साहब को मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ABCD में जो पढ़ाऊंगा ये मैजिस्ट्रेट साहब को करना ही पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो केस उनके सामने आया है वो केस ऐसा केस है कि वो उस केस को ओनली सत्र न्यायाधीश, कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्रायल चला सकते हैं, आप नहीं चला सकते। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने ऐसे केसेस की ट्रायल खुद चला ली ना, तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग, वो जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है, तो पुलिस रिपोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी कर ली, ट्राई कर ली, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। ये एक इररेगुलरिटी है, ठीक है, ये एक इररेगुलरिटी है जो कि प्रोसीडिंग्स को विशिएट कर देती है, खराब कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, देखिए, ए कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230, तो कमिट कर देंगे केस को, ठीक है। पर कमिट कब करेंगे? जो सेक्शन 230 जो नकल देंगे ना अक्यूज को सारे पुलिस रिपोर्ट के और दस्तावेजों की, तो उस नकल वगैरह अक्यूज को, विक्टिम को प्रोवाइड करने के बाद ही केस को मैजिस्ट्रेट साहब कमिट करेंगे, ठीक है। और देखिए, और सेक्शन 231 या फिर सेक्शन 231 के तहत भी कंप्लाई करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है।
मैजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 231 के तहत जो प्रोविजन लिखे हुए हैं उसके साथ भी कंप्लाई करेंगे। देखिए द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, कमिट कहां करेंगे और फिर केस को, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि ये भाई अपराध जो मेरे पास आया है, पुलिस पार्टी लेके आई है, फिर कोई कंप्लेनेंट या कोई इन्फॉर्मेंट लेके आया है, ये जो मेरे पास अपराध आया है, मेरे को ट्रायल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि BNSS के फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 6 ने बार लगाई उनके ऊपर, क्योंकि आप इसको ट्राई नहीं कर सकते, तो वो कमिट करेंगे किसके पास, सत्र न्यायाधीश के पास। मैजिस्ट्रेट साहब अब कमिट कर देंगे किसके पास, सत्र न्यायाधीश, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो अब देखिए, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, और जो मैजिस्ट्रेट साहब कमिट कर रहे हैं ना, उनको सब्जेक्ट, उनको जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है इस संहिता के, वो उनको मानने पड़ेंगे। और देखिए क्या करेंगे वो, रिलेटिंग टू द बेल, अगर भाई इस संहिता ने बता रखा है कोई बेल वगैरह के जो प्रावधान है, या रिमांड द अक्यूज्ड टू द कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब कमिट तो कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस को, पर आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 और सेक्शन 231, पर मैजिस्ट्रेट साहब कमिट कोर्ट ऑफ सेशन में तभी करेंगे एक पुलिस रिपोर्ट वाले केस को, एक कंप्लेंट केस को, या फिर एक इन्फॉर्मेशन केस को, कि वो भाई ट्राई नहीं कर सकते, उनके ऊपर बार लगी हुई है फर्स्ट शेड्यूल की कॉलम 6 की, ठीक है। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि भाई ये केस तो ट्राइएबल बाय एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, पर मैजिस्ट्रेट साहब अभी सीधा, अब जैसे मान के चलो मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे पास कोई मर्डर का केस है, पुलिस पार्टी ने पुलिस रिपोर्ट जमा करी, ठीक है, अब वो बोल रहे जी ये मर्डर का केस है, मेरे को दिख रहा है मर्डर का केस है, अब मैं उसके ऊपर ट्रायल चालू कर देता हूँ मर्डर के केस में एज अ मैजिस्ट्रेट, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर बार लगाई हुई है फर्स्ट शेड्यूल BNSS का, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके कॉलम 6 ने बार लगाई हुई है, सेक्शन 103 जो भारतीय न्याय संहिता का है उसके साइड में देख लेना, कॉलम 6 में ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है, ठीक है, बाय विच मैजिस्ट्रेट ट्राइएबल, तो कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है। तो अगर मैंने ट्रायल चला दी तो ये इरेगुलर प्रोसीडिंग हो जाएगी, और पूरी की पूरी ट्रायल विशिएट हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग बेकार हो जाएगी, निस्तनाबूद हो जाएगी। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ए में दोबारा पढ़ता हूं, कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो मैजिस्ट्रेट साहब कमिट कर देंगे केस को, उस फौजदारी मुकदमे को, किसको, सत्र न्यायाधीश को, और क्या करवाने के बाद, सेक्शन 230 और सेक्शन 231 में जो अक्यूज के कागजात पूरे होते हैं ना मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, वो करवाने के बाद, उनको कंप्लाई करने के बाद, वो देखिए, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू बेल, और मैजिस्ट्रेट साहब जो इस संहिता के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो प्रावधान है, जो बेल वगैरह से, जमानत वगैरह से डील करते हैं उस अक्यूज की, उनके तो वो सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, उनको देना पड़ेगा अगर कोई प्रावधान लगते हैं तो, ठीक है। रिमांड द अक्यूज टू द कस्टडी, या और फिर कमिट करके क्या कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब, कमिट कर देंगे केस को, कमिटल जुरिडिक्शन में कमिट कर देंगे 232 के तहत, पर और अक्यूज को क्या करेंगे, अक्यूज को छोड़ देंगे, अगर भाई बेल देने वाला अपराध है तो छोड़ देंगे, वरना क्या करेंगे, रिमांड कर देंगे, अक्यूज को भेज देंगे किसमें, कस्टडी में भेज देंगे, और कहां कस्टडी में भेजेंगे, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड, और जब तक कमिटमेंट हो नहीं जाता ना, जब तक जुडिशियल कस्टडी में मैजिस्ट्रेट साहब किसको रखेंगे, अक्यूज को रखेंगे। और अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने कमिटल जुडिक्शन में केस को कमिटी कर दिया, तो अक्यूज का जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर कौन करेगा, ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ सेशन ही करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 232 का क्लोज ए। अब देखिए क्लोज बी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू बेल, रिमांड द अक्यूज टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो अब जो एक क्लोज बी है ना, जो एक क्लोज बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोबारा समझिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो अब जो मैजिस्ट्रेट साहब है, वो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो प्रावधान है उनकी कदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, और देखिए क्या करेंगे आगे, क्या ऑर्डर करेंगे, रिलेटिंग टू बेल। तो मैजिस्ट्रेट साहब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है बेल से रिलेटेड, ठीक है, कमिट करने से पहले उस पर उनको मानना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब को। अब देखिए, रिमांड द अक्यूज्ड टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो मैजिस्ट्रेट साहब रिमांड कर देंगे किसको, अक्यूज की कस्टडी, ठीक है, अक्यूज की कस्टडी को मैजिस्ट्रेट साहब रिमांड कर देंगे, और कब तक कर सकते हैं, जब तक कि ट्रायल पूरी कंक्लूड ना हो जाए, ठीक है, जब तक भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो डिफॉल्ट बेल वगैरह के प्रोविजंस आ जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली जो डिफॉल्ट बेल वगैरह के प्रोविजंस है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अक्यूज के पास वो राइट गई नहीं है, वो रेमेडी उसकी गई नहीं है, ठीक है। ये तो जो हमारा सेक्शन 232 का क्लोज भी है, ये ओनली मैजिस्ट्रेट साहब को डायरेक्शंस दे रहा है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान है, और वो सीधे सीधे किससे संदर्भ रख रहे हैं, बेल वगैरह के प्रावधानों से। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, रिमांड द अक्यूज टू द कस्टडी ड्यूरिंग, तो रिमांड कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब अक्यूज को कस्टडी में, और ड्यूरिंग मतलब दौरान, कब करेंगे, कब के दौरान, ऑफ द ट्रायल, ठीक है, जब तक ट्रायल चल रही है उसके दौरान अक्यूज को कस्टडी में रखेंगे मैजिस्ट्रेट साहब या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, और जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक भी कस्टडी में उसको अक्यूज को रखवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस क्या लिखा हुआ है भाई, अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन नहीं लिखा होता तो ये आपके जो डिफॉल्ट बेल वाले प्रावधान है, ठीक है, डिफॉल्ट बेल वाले प्रावधान है जिसमें 60 और 90 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट अगर
पार्टी ने प्रोसिक्यूशन ने जमा नहीं करी तो डिफॉल्ट बेल की राइट रेमेडी आ जाती थी किसके पास, अक्यूज के पास। तो ये तो बनी रहेगी, ये नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 232 का क्लोज बी। अब देखिए क्लोज सी, सेंड टू डेट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस। अब मजिस्ट्रेट साहब किस कोर्ट को, डेट कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये डेट कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन को मजिस्ट्रेट साहब क्या भेज देंगे, रिकॉर्ड ऑफ द केस। जो फौजदारी केस को मजिस्ट्रेट साहब कमिट कर रहे हैं उस केस का रिकॉर्ड भी तो भेजेंगे कोर्ट ऑफ सेशन को। तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देंगे रिकॉर्ड एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स, और सारे के सारे दस्तावेज भी भेज देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास मजिस्ट्रेट साहब। और कोई और ने कोई और आर्टिकल्स है, कोई सब्सटेंस है, कोई आर्टिकल्स है, वो भी भेज देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास मजिस्ट्रेट साहब, इफ एनी, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स तो जरूर से जरूर होंगे उस केस से जुड़े हुए जो मैजिस्ट्रेट साहब मतलब कमिटेड जुरिडिक्शन में कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजे। अगर कोई आर्टिकल्स है ना, अगर कोई है तो वो भी भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल्स है नहीं तो कहां से भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब देखिए विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट साहब कमिटेड जुरिडिक्शन में कमिट तो करें मैजिस्ट्रेट साहब एक केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो साथ के साथ रिकॉर्ड भेज देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास उस सारे उस मुकदमे से जुड़ा हुआ, और सारे के सारे दस्तावेज भी भेज देंगे उस मुकदमे से जुड़े हुए जो कमिट कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब एक मुकदमे को कोर्ट ऑफ सेशन में। और साथ के साथ कोई आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो भी मैजिस्ट्रेट साहब कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रस्तुत किए जाने गवाही में, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, तो वो दस्तावेज भेजने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो हमारा क्लोज सी। अब क्लोज डी देखिए, नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब सूचना भी पहुंचाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है क्या, टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब शैल है मैंडेटरी, मैजिस्ट्रेट साहब को मैंडेटरी सूचना भी पहुंचानी पड़ेगी पीपी साहब के पास, सरकारी वकील के पास, की क्या, कि मैंने एक केस मेरे पास था, मैंने दस्तावेज अक्यूज के दस्तावेज सेक्शन 230 231 के प्रावधान के तहत फॉलो मतलब कंप्लाई करके अक्यूज के दस्तावेज पूरे करवा दिया, मैंने कमिट कर दिया केस को। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के को भी नोटिफाई, ठीक है, एक मैसेज दे देंगे, मैसेज छुड़वा देंगे मैजिस्ट्रेट साहब की मैंने केस को कमिट कर दिया है और आप भी अब अपनी कमर सीधी कर लीजिए, आपको वो केस लड़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 232 का क्लोज डी। अब हम इसका प्रोवाइजो पढ़ेंगे। देखिए, प्रोवाइड दैट द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो जो कमिट वगैरह का जो सिस्टम होगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भाई ये केस तो सीधा सीधा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो अब 90 दिनों के भीतर भीतर ही उन्हें कमिट करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, और कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस एंड सच पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द मैजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। अब ये प्री का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारा प्रोवाइजो 1 से, हमारे प्रोवाइजो 1 से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता हुआ आ रहा है। प्री का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है क्या, कि मैजिस्ट्रेट साहब को एक केस, मैजिस्ट्रेट साहब फौजदारी केस, क्रिमिनल केस कमिट तो करने वाले हैं, पर 90 दिनों के भीतर भीतर कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और 90 दिन कब से कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जब से मैजिस्ट्रेट साहब ने उस केस पर संज्ञान लिया ना, उससे 90 दिनों के 90 डेज के भीतर भीतर केस को कमिट करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है। एंड सच पीरियड में भी एक्सटेंडेड। अब हमारे थोड़ी वो दे रहे हैं कि भाई थोड़ा और टाइम और बढ़ा सकते हैं, 90 डेज के आगे भी टाइम जा सकता है, और कितना जा सकता है देखिए, एंड सच पीरियड में भी एक्सटेंडेड। अब जो 90 डेज का पीरियड है भाई, 90 डेज तक मैजिस्ट्रेट साहब किसी कारणवश कमिट नहीं कर पाए केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो 90 डेज के बाद ही वो एक्सटेंड कर सकते हैं उस पीरियड को, कितना, एंड सच पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द मैजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 180 दिन, 180 डेज लिमिट रहेगी, 180 डेज लिमिट रहेगी। मैजिस्ट्रेट साहब ने क्यों कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट नहीं किया, जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था, तो 180 दिन लिमिट रहेगी, जनरल रूल रहेगा 90 डेज का भीतर, ठीक है। 90 डेज के भीतर जनरल रूल रहेगा। आप ये लिख लीजिए, प्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आज ही मैं बता रहा हूं, हर पेपर में भर भर के आने वाला है, ठीक है। जनरल रूल है 90 डेज, आप ये लिख लीजिए। और ये जनरल रूल है। अब इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं 180 दिनों तक, ये लिख लीजिए, ठीक है। और 180 दिन यूं ही एक्सटेंड नहीं हो जाएंगे, 180 दिन तक तो लास्ट है भाई। 180 दिन तक तो मैजिस्ट्रेट साहब को क्या, जो उन्होंने संज्ञान ले रखा है एक मुकदमे के ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब ने, उनको कमिट करना ही पड़ेगा अगर केस भाई कमिटल वाला है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अगर 90 दिनों में कर दिया तो ठीक है, अगर एक्सटेंड करा तो 180 दिन तक लास्ट टाइम मिलेगा। पर रीजंस भी अपने जो एक्सटेंड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब की, क्यों मैं इस केस को कमिट नहीं कर पाया 180 दिनों के भीतर भीतर, तो अपने रीजंस भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ही क्या होगा, स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ही मैजिस्ट्रेट साहब यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि मैं केस को 180 90 दिन तो भाई जनरल रूल है कि 90 दिन तक तो 90 डेज तक तो मैजिस्ट्रेट साहब को
कमिट करना ही पड़ेगा एक फौजदारी केस को जिसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया। और किसको कमिट करना पड़ेगा? कोर्ट ऑफ सेशन को, सत्र न्यायाधीश को। और अगर 90 दिनों तक नहीं किया तो तुरंत जैसे 91 डे लगेगा ना, 91st डे लगेगा, तो 91st डे से लेके उनको 180 दिनों का टाइम और मिलेगा। ठीक है, मतलब 180 दिनों तक का टाइम दोबारा मिल जाएगा उनको। 180 दिनों का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब 90 डेज तो उनको जनरल रूल है कि कमिट करना ही था। मैजिस्ट्रेट साहब को कोर्ट ऑफ सेशन में एक केस अगर एक्सक्लूसिवली ट्राई बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो जैसे 90 दिन गए तो 91वें दिन 91st डे मैजिस्ट्रेट साहब को अपने कारण रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे कि क्यों मैं एक्सटेंशन दे रहा हूं और 90 दिनों की इस केस में। ठीक है, क्योंकि मैं कमिट नहीं कर पाया 90 दिनों में, वो लिखवाना पड़ेगा। और क्यों मैं एक्सटेंशन दे रहा हूं, मेरे क्या कारण है, तो स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ही एक्सटेंशन होगी और 90 दिनों की। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 232 के क्लोज डी का प्रोवाइजो 1। भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में इससे। अब देखिए प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट by the accused or the victim or any other person authorized by such person in the case trial by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case। तो अब प्रोवाइजो 2 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी में नहीं था, ओनली हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिला, देखिए प्रोवाइड फॉर दैट एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बताया गया कि कोई भी पत्र एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई फाइल करता है, वो कौन करता है? बाय द अक्यूज, या तो मुलजिम करता है जिसको मतलब जिसके ऊपर केस चलाया जाना है। ठीक है, और द विक्टिम, या फिर विक्टिम करता है जिसको मतलब चोट लगी, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है। और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सच पर्सन, या फिर कोई और व्यक्ति है, या फिर कोई और व्यक्ति है, किसके बिहाफ पर, अक्यूज के बिहाफ पर या फिर विक्टिम के बिहाफ पर वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं। क्या करने के लिए? इन अ केस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, उस केस में वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, अक्यूज विक्टिम या फिर इन दोनों के द्वारा ऑथराइज वाला व्यक्ति किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने, कि भाई ये मैजिस्ट्रेट साहब ये केस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो क्या ये शैल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद द कमिटल ऑफ द केस। तो अब जो ये एप्लीकेशन है ना, अब जो ये एप्लीकेशन है, इन अ केस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद द कमिटल ऑफ द केस। तो अब ये एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी तुरंत किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? मैजिस्ट्रेट साहब के सामने एक केस है, एक फौजदारी मुकदमा जिसको वो ट्राई नहीं कर सकते, उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है, उसको उस केस को मान के चलो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकते हैं। मान के चलो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पुलिस रिपोर्ट जमाई और उसमें मैजिस्ट्रेट साहब को सीधा देख रहा है, भाई ये तो मर्डर का केस है और ये तो कमिट करूंगा मैं। ठीक है, कमिट क्योंकि करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने 90 दिनों तक कमिट नहीं किया, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने 90 दिनों तक कमिट नहीं किया, टूटी कर दी, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ने 91वें दिन एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई मैं एक्सटेंशन दे रहा हूं, 180 दिन तक मैं कर दूंगा कमिट। ठीक है, तो अब इस पीरियड के दौरान अक्यूज, विक्टिम या फिर इनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल कर देता, तो अब देखिए क्या होगा? इन अ केस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये एप्लीकेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायाधीश को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, शैल है, मैंडेटरी है, विद द कमिटल ऑफ द केस। तो अब ऑब्वियसली जो प्रोवाइजो 2 में ऑब्वियसली क्या बात हो रही है? एप्लीकेशन अक्यूज्ड, विक्टिम या फिर इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा रहा है? क्योंकि भाई मैजिस्ट्रेट साहब थोड़ी विलंब कर रहे हैं, केस को कमिट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लगाई जा रही है। तो एप्लीकेशन को डिसाइड होने के लिए भी, ठीक है, किसके पास भेज देंगे? तो मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, किसके पास भेज देंगे? कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही भेज देंगे। ठीक है, विद द कमिटल ऑफ द केस, और जैसे ही केस कमिट होगा ना तो एप्लीकेशन को भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 232 का प्रोवाइजर 2 है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है, तो फिर भी आप समझ लेना। ठीक है, तो अब हमारा सेक्शन 232 भी पूरा हुआ, जिसमें हमें कमिटल जुरिडिक्शन का खेल बताया गया था कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब के पास कमिटल जुरिडिक्शन कौन से सेक्शन में है। तो हमारे सीआरपीसी में ये सारी बातें सेक्शन 209 बताता था, 209, पर हमारा BNSS का भी सेक्शन 232 हो गया है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इससे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सारा का सारा यही सिस्टम, यही टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए आज का हम आखिरी प्रावधान पढ़ते हैं BNSS का, और जो कि हमारा चैप्टर 17 का भी आखिरी प्रावधान है, और हमारी क्लास का भी देखिए सेक्शन 233 हम पढ़ते। देखिए, procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offense। तो अब क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जब एक ही केस में मतलब एक ही अपराध पर कंप्लेंट केस भी, कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट भी फाइल कर दी है और उसी अपराध पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? तो सेक्शन 233 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टे वगैरह के हमें प्रोसीजर प्रावधान देखने को मिलेंगे। अब देखिए सेक्शन 233 का सब सेक्शन 1, व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब एक फौजदारी मुकदमा, ठीक है, दर्ज हो जाता है और एक फौजदारी मुकदमा कोर्ट में, ठीक है, मतलब लगाया जाता है कोर्ट के सामने, मतलब इंस्टीट्यूट किया जाता है, और वो फौजदारी मुकदमा कौन सा है? अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज का मतलब सीधा सीधा कौन सा है वो? या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग है,
या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग है या फिर वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग है, ठीक है, या तो वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग है। तो अब देखिए सबसेक्शन 1, व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूट इज अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जब एक केस इंस्टीट्यूट किया गया मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में और वो, ठीक है, वो केस कौन सा है, अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट वाला केस नहीं है वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग है, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग है। तो अब देखिए हेयर इन हेन रेफर टू एज अ कंप्लेंट केस, तो साफ साफ लिख भी दिया कि वो ओनली कंप्लेंट केस है, कि वो ओनली कंप्लेंट केस है। इन्फॉर्मेशन को हम इसमें काट देते हैं कि एक केस इंस्टीट्यूट किया गया है और वो केस पुलिस रिपोर्ट केस नहीं है, वो केस कौन सा है, वो कंप्लेंट केस है। तो अब देखिए क्या होगा, इट इज मेड टू अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट, और कंप्लेंट केस में अब कंप्लेंट केस दर्ज किया जा सका, इंस्टीट्यूट किया जा सका है, पर अब मैजिस्ट्रेट साहब को कोई प्रतीत करवा रहा है, क्या प्रतीत करवा रहा है, क्या प्रतीत करा रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल हेल्ड बाय हिम, जब मैजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट केस में इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हैं ना, जब मैजिस्ट्रेट साहब को एक व्यक्ति प्रतीत करवा रहा है, क्या प्रतीत करवा रहा है, इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस इज इन प्रोग्रेस, की मैजिस्ट्रेट साहब जिस केस में आप इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हो, इस कंप्लेंट केस में इस अपराध की पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन, इस अपराध की पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब देखिए टू द ऑफेंस विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी, और जो ऑफेंस है, जो अपराध है, सेम जो कंप्लेंट की आप इंक्वायरी कर रहे हो और ट्रायल चला रहे हो, वो उससे संदर्भित। तो अब देखिए और ट्रायल हेल्ड बाय हिम, तो अब देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है उस अपराध का जिसमें कंप्लेंट केस पर मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हैं, और अब मैजिस्ट्रेट साहब को कोई प्रतीत करवाता कि मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी और सॉरी पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर, जो इस कंप्लेंट का मतलब जो फैक्ट्स है उस पर। तो देखिए अब क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल, तो मैजिस्ट्रेट साहब को मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, शैल स्टे, रोक लगा देंगे मैजिस्ट्रेट साहब किस पर, द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी ट्रायल, मैजिस्ट्रेट साहब अब रोक लगा देंगे उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर, रोक लगा देंगे, ठीक है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर रोक लगा देंगे। कंप्लेंट प्रोसीडिंग की अब जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब को पता लगा, किसी ने प्रतीत करवाया, मैजिस्ट्रेट साहब को अपील करवाया कि मैजिस्ट्रेट साहब आप जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग की इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हो, इसी सेम अपराध के बारे में पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन करे, तो मैजिस्ट्रेट साहब शैल मैंडेटरी क्या करेंगे, तुरंत रोक लगा देंगे उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग की इंक्वायरी और ट्रायल पर, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और देखिए क्या करेंगे आगे, एंड कॉल फॉर अ रिपोर्ट, और फिर मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक रिपोर्ट मंगवा लेंगे। अब मैजिस्ट्रेट साहब एक रिपोर्ट मंगवा लेंगे, और ये रिपोर्ट कौन सी होगी, ये रिपोर्ट होगी स्टेटस रिपोर्ट होगी, ठीक है, ये रिपोर्ट होगी स्टेटस रिपोर्ट होगी। तो क्या करेंगे, एंड कॉल फॉर अ रिपोर्ट ऑन द मैटर फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर ऑफ कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, और उस अपराध में पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवा लेंगे जो उस अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसके बारे में इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर चला रखी थी। आपको आया समझ में, सबसेक्शन 1 हमारा 233 का सबसेक्शन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी ये बात कर रहा है कि अब मैजिस्ट्रेट साहब ने एक केस इंस्टीट्यूट हुआ है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और वो केस कंप्लेंट केस है, ठीक है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उस पर इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हैं। पर अब क्या होता है, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान मैजिस्ट्रेट साहब को कोई व्यक्ति प्रतीत करवाता है कि मैजिस्ट्रेट साहब आप जो इस कंप्लेंट केस पर इंक्वायरी और ट्रायल आपने चला रखी है ना, इसी सब्जेक्ट मैटर, जो इस अपराध का सब्जेक्ट मैटर है, ये जो फैक्ट्स हैं, इसी फैक्ट्स के बारे में एक पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो अब ऐसा ही मैजिस्ट्रेट साहब के सुनते के साथ मैजिस्ट्रेट साहब के कान ऐसे खड़े हो जाएंगे और तुरंत की तुरंत ऑर्डर पास कर देंगे, स्टे कर देंगे उस कंप्लेंट केस की इंक्वायरी और ट्रायल को, और रिपोर्ट मंगवाएंगे उस पुलिस ऑफिसर से जो उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 1 233 का। आप देखिए सबसेक्शन 2 देखिए, इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 193, अब जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है वो एक अपराध में रिपोर्ट बना देता है सेक्शन 193 के तहत, मतलब पुलिस रिपोर्ट बना देता है। आप देखिए पुलिस रिपोर्ट बना देता है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट बनाता है। तो जो सबसेक्शन 1 में जो एक रिपोर्ट मंगवा रहे थे मैजिस्ट्रेट साहब, वो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं मंगवा रहे थे, वो बस एक ऑर्डर कर रहे थे, वो कॉल कर रहे थे, वो जो रिपोर्ट है ना पुलिस रिपोर्ट के लिए नहीं वो कर रहे थे। भाई मैजिस्ट्रेट साहब को आज पता लगा कि भाई जिस कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे मैं इंक्वायरी ट्रायल चला रखी है ना, वो तो मैं यूं ही चला रहा हूं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसी अपराध के बारे में, तो वो कॉल कर रहे थे कि भाई आप क्या प्रक्रिया करें वो मेरे को बताओ। तो जो सबसेक्शन 1 में जो कॉल फॉर द रिपोर्ट है ना, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, वो नॉर्मल रिपोर्ट है, वो स्टेटस रिपोर्ट है। पर सबसेक्शन 2 में जो इफ आ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 193, तो जो ये वाली रिपोर्ट है ना, ये पुलिस रिपोर्ट है। अगर अब जैसे ही रिपोर्ट मंगवाई मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट भेज दी, फिर उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को मेड कर दी, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 193 के तहत। तो अब देखिए क्या होगा, एंड ऑन सच रिपोर्ट कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इज टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन, और उस रिपोर्ट पर, ठीक है, अब उस स्टेटस रिपोर्ट पर या फिर उस पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट साहब ने कोग्निजेंस संज्ञान ले लिया। तो अब देखिए on such report cognizance of any offense is taken by the magistrate against any person, तो उस जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट सेक्शन 193 के तहत मैजिस्ट्रेट साहब को जमा कर दी, जो कॉल फॉर रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई थी, तो अब
मैजिस्ट्रेट साहब ने कोग्निजेंस ले लिया उस रिपोर्ट पर, तो अब देखिए क्या होगा, हु इज एन अक्यूज ऑफ द कंप्लेंट केस। और अब जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने जो रिपोर्ट जमा करी मैजिस्ट्रेट साहब के पास, और अब मैजिस्ट्रेट साहब ने उस पुलिस रिपोर्ट पर ही संज्ञान ले लिया। और क्यों संज्ञान लिया, क्योंकि जो सेम अक्यूज्ड है वो कंप्लेंट केस में भी वही अक्यूज है। तो अब देखिए हु इज एन अक्यूज ऑफ द कंप्लेंट केस, तो देखिए अब क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू और ट्राई टू गैदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट साहब अब ये नहीं है उस स्टे को हटाएंगे नहीं, उस स्टे को हटा देंगे और टुगेदर ट्राई करेंगे उस पुलिस रिपोर्ट केस को भी और इसको उस कंप्लेंट केस को भी, ठीक है, जो एक ही फैक्ट्स पर है। तो देखिए एज इफ लीगल फिक्शन, लो का झूठ कानून बोल रहा है, झूठ मान लो, क्या मान लो, एज इफ बोथ द केसेस वर इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, की मान लो दोनों की दोनों केस पुलिस रिपोर्ट पर ही इंस्टीट्यूट हुए थे, ना कि एक कंप्लेंट केस था और एक पुलिस रिपोर्ट था। ये मत मानो, ये मान लो कि दोनों के दोनों केस ही पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किए गए थे, ठीक है। तो ये हमारा सबसेक्शन 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहा हूं, जो कि मैंने आपको बताई। अब देखिए हम हमारा सेक्शन 233 का जो सबसेक्शन 3 है, जो आज का आखिरी प्रावधान है, वो पढ़ते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को भाई जो मेरा बर्थ है उसकी भाले बाबा के जो हमारा मंदिर है ऊपर हमारे घर में, उसमें जोत बत्ती भी लगानी है। तो ये आज का आखिरी प्रावधान हमारा सेक्शन 233 का सबसेक्शन 3, इसी के तहत हमारा चैप्टर 17 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 3, इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज इन द कंप्लेंट केस। और अब जो कॉल फॉर रिपोर्ट करी थी मैजिस्ट्रेट साहब ने, एक पुलिस ऑफिसर को भेजा था जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसी सब्जेक्ट मैटर जो कंप्लेंट केस का था। तो अब पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट भेज दी और वो पुलिस रिपोर्ट बिल्कुल भी संदर्भ नहीं रख रही उस अक्यूज से जो कि एक कंप्लेंट केस में अक्यूज है। तो देखिए, और इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट, और जो पुलिस रिपोर्ट अब इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने सबमिट करी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, अब जो कंप्लेंट केस में अक्यूज है और जो पुलिस रिपोर्ट में जो अक्यूज पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बना रखा है, वो तो बिल्कुल भी अलग है, सेम नहीं है, मिलते जुलते नहीं, कोई संदर्भ नहीं उनके अक्यूज के बीच में। तो अब देखिए क्या होगा, और इफ द अक्यूज या फिर क्या हो रहा है, इफ द अक्यूज डज नॉट टेक कॉग्निजेंस, इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी पुलिस रिपोर्ट भी जमा कर दी, पर अब अक्यूज भी मिल रहे हैं, पर फिर भी मैजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, देखिए क्यों नहीं लिया, ही शैल, तो अब क्या करेंगे, ही शैल, तो मैजिस्ट्रेट साहब को डिस्क्रिप्शन दे रखी है हमारे लेजिस्लेचर ने, क्या करेंगे, ही शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल व्हिच वाज स्टेड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले तो कॉल फॉर पुलिस रिपोर्ट मंगवाया इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट भी दे दी। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा भाई कंप्लेंट केस में अक्यूज दूसरा है, पुलिस रिपोर्ट में अक्यूज दूसरा है, तो सब्जेक्ट मैटर कहां सेम हुए कंप्लेंट केस की और पुलिस रिपोर्ट के। तो मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेंगे और अब बिगिन कर देंगे जो मैजिस्ट्रेट साहब ने जो प्रोसीडिंग को स्टे किया था कंप्लेंट केस की, उसी स्टेज से उसी जगह से कंप्लेंट केस को इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3, ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 3, ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 233 बी एंड डबल एस, ठीक है। तो इसी के तहत आज की हमारी क्लास बी एंड डबल एस की खत्म होती है। तो भाई मान के चलना जो सेक्शन 233 है ना, ये बहुत ही वीआईपी सेक्शन है, इसके आगे वीआईपी लिख लो और इंडेक्स लिख लो। मेंस में हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है, मैंने देखा हुआ है, आज तक मैंने मेंस तो नहीं दिया पर इससे बनता है, मैंने मॉक टेस्ट तो सोल्व किए हुए भाई। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, जिसमें आज मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ाए, मैंने आपको आज सेक्शन पढ़ाया 230, 231, ठीक है, 232 और 233, मैंने आज आपको 4 प्रावधान पढ़ाए हैं। और इसी के तहत हमारा चैप्टर 17 है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब कल वाली हम BNSS की क्लास में चैप्टर 18 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे सेक्शन 234 से लेकर सेक्शन 247 तक है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। दोबारा बताता हूं, मैंने आपको सेक्शन कराए हैं 230, 231, 232 और 233, 4 प्रावधान हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब कल वाली वीडियो में हम कल मिलते हैं। तो आज के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। और अगर कोई डाउट हो इन प्रावधान से रिलेटेड जो आज मैंने पढ़ाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।